कहते हैं जब पुलिस ठान ले तो दुनिया का कोई भी मुजरिम ज्यादा वक्त तक कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में कहीं दब जाते हैं, गवाह चुप हो जाते हैं, सुराग मिट जाते हैं और केस पुलिस की पुरानी फाइलों में कैद रह जाते हैं। पर कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं। आज अनसुनी स्टोरीज टीवी पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने में पुलिस को एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 साल लग गए। क्या था वो राज? कौन था वो कातिल जो 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक पुलिस को चकमा देता रहा? मैं हूं अभिषेक गुरावा और अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे केस हर बार सामने नहीं आते। साल 1997, जगह दिल्ली का ओखला इलाका। एक छोटा सा घर जहां किशन लाल और उसकी पत्नी सुनीता एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सुनीता उस वक्त मां बनने वाली थी। हर दिन आने वाले नन्हे मेहमान के सपनों में डूबा हुआ था उनका छोटा सा संसार। लेकिन शायद किस्मत को यह सुकून रास नहीं आया। 4 फरवरी 1997, एक तारीख जो सुनीता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस दिन किशन लाल रोज की तरह घर से निकला, लेकिन ये कहकर नहीं गया था कि अब कभी लौटेगा ही नहीं। शाम ढलते ढलते दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक देता है। सुनीता, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, दरवाजा खोलती है और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस शख्स की एक सर्द खबर, किशन लाल की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। एक पल में सुनीता का पूरा संसार उजड़ गया। किशन लाल का कत्ल उसी ओखला इलाके में हुआ था जहां वो अपनी बीवी सुनीता के साथ एक सादा जिंदगी जी रहा था। जैसे ही वारदात की खबर पुलिस को मिली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चंद ही मिनटों में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। वो नज़ारा दिल दहलाने वाला था। अंधेरे में चमकती लाल बत्तियों के बीच सड़क के किनारे किशन लाल की लाश खून से सनी पड़ी थी। उसके जिस्म पर कई जगह चाकुओं के गहरे निशान थे, मानो कातिल ने गुस्से में उसकी रूह तक छलनी कर दी हो। जमीन पर खून जम चुका था और पास ही पड़े एक टूटी हुई चप्पल, एक गिरे हुए सिक्के और एक जलती सिगरेट ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने तुरंत पंचनामा किया, हर एंगल से तस्वीरें लीं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन न कोई चश्मदीद मिला, न कोई ठोस सुराग। हर सवाल अधूरा था और हर जवाब कहीं न कहीं छिपा हुआ। कातिल कौन था? क्या यह कोई रंजिश थी या कोई और राज था जो सामने आना बाकी था? पुलिस के हाथ शुरुआत में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन एक कत्ल की यह कहानी अब धीरे धीरे एक ऐसे भंवर में बदलने वाली थी जिसमें सच और झूठ की परतें एक एक कर खुलने वाली थी। अब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कत्ल के वक्त या उससे पहले किशन लाल किसके साथ था। क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, या किसी से कोई पुरानी रंजिश थी, या किसी लेन देन का कोई मामला चल रहा था? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस तलाश करना चाहती थी। जैसे जैसे पुलिस तहकीकात की परतें खोल रही थी, वैसे वैसे कहानी और भी पेचीदा होती जा रही थी। पूछताछ के दौरान एक गवाह सामने आता है जो बताता है कि कत्ल से कुछ ही घंटे पहले किशन लाल को आखिरी बार उसके पुराने दोस्त रामू के साथ देखा गया था। ये जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। अब शक की सुई सीधे रामू की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए रामू की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर और ठिकानों पर पहुंची, रामू वहां से गायब था। न कोई फोन ऑन, न कोई पता, न कोई गवाही, जैसे वो जमीन में समा गया हो। रामू का इस तरह अचानक लापता हो जाना खुद में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। क्या यही था वो शख्स जिसने किशन लाल की पीठ में चाकुओं से वार किया, या फिर वो भी किसी बड़ी साजिश का मोहरा था? इधर सुनीता का दर्द अब शक में बदल चुका था। उसने पुलिस के सामने साफ साफ कहा, रामू ही है मेरे पति का कातिल। दोनों के बीच कुछ समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा था।
लेकिन बिना सबूत के पुलिस के हाथ अब भी खाली थे और कातिल शहर की भीड़ में कहीं छुपा हुआ था। एक कत्ल, एक गुमशुदा दोस्त और एक टूटी हुई जिंदगी। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, जिसमें वक्त बनेगा सबसे बड़ा गवाह। पुलिस सुनीता के बयान के आधार पर ही अपना पूरा ध्यान रामू पर फोकस करती है। जांच आगे बढ़ती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि 4 फरवरी को रामू ने एक पार्टी दी थी जिसमें किशनलाल को भी बुलाया गया था। वो वहां पहुंचा भी था। सबने मिलकर पार्टी की, खाया पिया, मजे किए। और इसी पार्टी के बाद अचानक किशनलाल की लाश मिलने की खबर आती है। मगर रामू भी गायब हो जाता है। उसका कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस रामू को तलाश करते करते थक जाती है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां पुलिस को जवाब देना होता है। लेकिन जब इस मामले का कोई छोर या रामू नहीं मिलते, तो पुलिस इस केस को लेकर अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करती है। पुलिस कोर्ट में कहती है कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है और संदिग्ध रामू भी फरार है। ऐसे में इस केस का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। अदालत पुलिस की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद किशनलाल के दोस्त रामू को भगोड़ा घोषित कर देती है। साथ ही पुलिस को फरमान जारी करती है कि रामू को हर हाल में तलाश किया जाए। पुलिस अदालत के आदेश पर रामू की तलाश जारी रखती है। इस मामले को लेकर किशनलाल की पत्नी सुनीता लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी। इसी बीच एक दिन वो एक बेटे को जन्म देती है। इसके साथ ही वो ये प्रण भी लेती है कि अपने पति के कातिलों को पकड़वा कर ही दम लेगी। मां बन जाने के बाद भी उसकी ये लड़ाई जारी रहती है। वो पुलिस के सामने जाकर इंसाफ की गुहार लगाती है, अपने पति के कातिल को तलाश करने की गिड़गिड़ाती है। वक्त बीतता जाता है, लेकिन न तो रामू पुलिस के हाथ आता है और न ही इस मामले में कोई खुलासा होता है। समय बीतने के साथ साथ पुलिस वाले भी इस केस में रुचि लेना बंद कर देते हैं। इसी तरह से वक्त बीतने के साथ साथ सुनीता भी थक जाती है। वो पुलिस के चक्कर लगाना भी बंद कर देती है। वो इसी बात को अपनी किस्मत मान लेती है कि उसके पति की मौत लिखी थी तो बस हो गई। साल बीतने लगते हैं और सुनीता का ध्यान अपने बच्चे की तरफ हो जाता है। उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी में वो भी उलझ कर रह जाती है। पति की मौत का गम उसके दिल में दफन हो जाता है। साल दर साल बीतते बीतते सुनीता का बेटा जवान हो जाता है। किशनलाल की मौत को 24 साल बीत जाते हैं। साल 2021 आ जाता है। इसी दौरान पुलिस एक टीम बनाती है जो पुराने पेंडिंग मामलों की फाइलें निकलवा कर उनका निपटारा या खुलासा करने के मिशन पर लग जाती है। इसी टीम के सीनियर अफसर ओखला इलाके की फाइलें भी खंगालते हैं तो उनके हाथ आती है 24 साल पुराने किशनलाल मर्डर केस की फाइल, जिसे देखकर पुलिस को पता चलता है कि इस मामले का खुलासा आज तक हुआ ही नहीं। बस यही देखकर पुलिस इस केस को रीओपन करने का फैसला करती है। 24 साल बाद नए सिरे से इस मर्डर मिस्ट्री की जांच का आगाज होता है। सबसे पहले पुलिस किशनलाल की पत्नी सुनीता की तलाश शुरू करती है। कुछ दिन की मशक्कत के बाद पुलिस सुनीता तक पहुंच जाती है और उससे इस मर्डर केस के बारे में सारी जानकारी हासिल करती है। पुलिस की इस कवायद से एक बार फिर सुनीता के जख्म भी हरे हो जाते हैं। उसका दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से छलकने लगता है। इसी दौरान सुनीता पुलिस को बताती है कि किशनलाल के दोस्त रामू का तो आज तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन रामू का एक दोस्त टिल्लू इलाके में ही कहीं रहता है। इसके बाद नई जांच टीम बिना देर किए टिल्लू तक पहुंच जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो इधर उधर की बात करता है, पुलिस के सामने इस मामले से खुद को अनजान बताता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो वो एक ऐसा खुलासा करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने टिल्लू टूट जाता है। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। वो पुलिस के सामने रो रो कर बताता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर है। कत्ल तो रामू ने किया था, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं। पुलिस उससे रामू का ठिकाना पता पूछती है तो कहता है कि उसे नहीं पता कि रामू कहाँ है, क्योंकि उन दोनों के बीच बरसों से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। रामू ना जाने कहाँ चला गया। पुलिस उसके बयान की तस्दीक करती है
तो पता चलता है कि वो सच बोल रहा था। उसे नहीं पता था कि रामू कहाँ है। कातिल का खुलासा हो जाने के बाद भी मामले की फाइल को रीओपन करने वाली टीम को लगता है कि 24 साल पुराना मामला है, इसे सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन 24 बरसों में कई जांच अधिकारी आए और चले गए। संबंधित थाने के कई एसएचओ आए और चले गए, मगर ये मामला लगातार फाइलों में दबा रहा। थोड़ा मायूस हो जाने के बाद भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सुनीता से बातचीत करती रही। किशन लाल की पत्नी को पहले दिन से ही ये यकीन था कि उसके पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रामू ही है। इसी वजह से वो लगातार रामू और उसके करीबियों पर नजर रखती थी। अपने रिश्तेदारों की मदद से वो ऐसा करने में कामयाब रही। इसी के चलते एक दिन सुनीता ही पुलिस टीम के अधिकारियों को बताती है कि रामू भले ही लापता है, लेकिन उसका एक भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रहता है। सुनीता से ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में जाती है और रामू के भाई के घर की रेकी करती है। सादी वेशभूषा में पुलिस वाले वहां इसलिए जाते हैं ताकि रामू के बारे में पुख्ता सबूत, सुराग या जानकारी मिल जाए। लेकिन पुलिस जब रामू के भाई तक पहुंचती है तो एक नई खबर मिलती है कि कुछ दिन पहले ही रामू की मां एक सड़क हादसे में मारी गई। यही वजह थी कि वहां गम का माहौल था। इसी हालात को देखते हुए पुलिस टीम ने बड़ी फुर्ती से एक प्लान बनाया, जिसमें उस सड़क हादसे को शामिल किया गया जिसमें रामू की मां का देहांत हुआ था। पुलिस ने उस सड़क हादसे से जुड़ी हर जानकारी जुटाई, हर छोटी छोटी बात का पता किया। फिर वे इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर सादे कपड़ों में रामू के भाई के घर तुगलकाबाद पहुंच जाते हैं। घर वालों को भी उन पुलिस वालों पर कोई शक नहीं होता, क्योंकि वे बीमा कंपनी की तरफ से पूछताछ करने की बात कहते हैं। वे घर वालों को बताते हैं कि सड़क हादसे में मरने वाली आपकी मां का बीमा था, जिसका मुआवजा घर वालों को दिया जाना है। लेकिन इससे पहले इस संबंध में कुछ पूछताछ होगी, कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मुआवजा और बीमा की बात सुनकर रामू का भाई और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। बीमा अधिकारी बनकर आए पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं। वो नाम, पति का नाम, पता और उम्र सब पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। वे सवालों को धीरे धीरे तसल्ली से पूछते हैं ताकि उन लोगों को शक न हो जाए। फिर वे मृतका के बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में रामू का भाई सब भाई बहनों के नाम बताता है, जिसमें से एक नाम रामू का भी होता है। फिर भाइयों और उनके बच्चों के नाम पूछे जाते हैं। रामू का भाई वो भी बता देता है। फिर सबके पते ठिकाने पूछे जाते हैं तो वो सबका पता बता देता है, जिसमें रामू का पता भी शामिल था। वो दिल्ली का ही पुराना पता था, जहां से वो गायब हो चुका था। रामू का पता बताने के साथ ही उसका भाई बताता है कि वो उसका भाई तो है, लेकिन उसके बारे में उसे करीब 24 साल से कोई जानकारी नहीं है। तब पुलिस वालों को भी एक बार लगा कि वाकई उसे अपने भाई रामू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके पास पड़ोस में भी रामू की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की। मुखबिरों से भी पता कराया कि क्या वो अपने भाई के घर तो नहीं आता, लेकिन सबने यही कहा कि वो नहीं आता। अब पुलिस को लगा कि शायद पुलिस से बचने के लिए ही रामू ने अपने रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली है। पुलिस इसी उधेड़-बुन में उलझी थी कि कैसे रामू का पता किया जाए। तो इसी बीच रामू के भाई ने सबके बारे में बताते हुए रामू के बेटे का भी जिक्र किया। उसने पुलिस को बताया कि रामू का बेटा लखनऊ में रहता है। बीमा अधिकारी बने पुलिस वालों ने उसका पूरा नाम पता पूछा। पुलिस वाले इस बात से वाकिफ थे कि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है, लिहाजा पुलिस सोशल मीडिया पर रामू के बेटे को तलाश करती है। और पुलिस की तलाश तब जाकर पूरी होती है जब रामू का बेटा फेसबुक पर नजर आ जाता है। रामू के बेटे की फेसबुक पर मिला एक चेहरा इधर पुलिस देखती है कि मृतक किशन लाल की पत्नी सुनीता भी फेसबुक पर एक्टिव थी। पुलिस ने रामू के बेटे का फेसबुक प्रोफाइल खंगाला और ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ कौन कौन फ्रेंड लिस्ट में है। तलाश के दौरान पुलिस को रामू के बेटे की फ्रेंड लिस्ट में एक अधेड़ चेहरा दिखाई दिया, जिसका नाम अशोक यादव था। पुलिस वालों की निगाहें उस पर ठहर गईं। पुलिस को लगा कि ये अशोक यादव है कौन।
अब इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस टीम ने दिल्ली से लखनऊ जाने का फैसला किया। इसी के साथ एक टीम लखनऊ रवाना हो गई। वहां पुलिस टीम सादा कपड़ों में बीमा कंपनी के अधिकारी बनकर रामू के घर पहुंचती है। बीमा अधिकारी बने पुलिस वालों ने रामू के बेटे को भी मुआवजे वाली कहानी सुनाई और कहा कि परिवार में आपसी विवाद ना हो, इसलिए आपसे पूछताछ करने आए हैं। रामू का बेटा भी जवाब देने के लिए तैयार हो गया। अधिकारियों ने परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की। रामू के बेटे से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। उसने जवाब देते हुए बताया कि वो लखनऊ में ही रहते हैं। पुलिस ने पूछा, तुम्हारे पिता का पूरा नाम क्या है? तो उसने जवाब देते हुए कहा, अशोक यादव। पुलिस वाले ये जानकर हैरान रह गए। वो सोचते हैं कि उन्हें तो रामू की तलाश है, फिर ये अशोक यादव कहाँ से आ गया। बावजूद इसके वे रामू के बेटे उसके पिता का पता पूछ लेते हैं। लेकिन पुलिस को आशंका थी कि अगर अशोक यादव को पता चला कि उसके बारे में कोई पूछताछ कर रहा है तो वो भाग सकता है। ऐसे में पुलिस ने उसके बारे में छानबीन कर पता लगाया कि वो क्या करता है। पुलिस ने पता लगा लिया कि अशोक लखनऊ में कहाँ मिलेगा। ये पता लगाया कि उसका संबंध ई रिक्शा के कारोबार से है। लिहाजा पुलिस ने ई रिक्शा कंपनी के अधिकारी बनकर उसे मैसेज भिजवाया कि वो उससे एक डील के बारे में मिलना चाहते हैं। इसके बाद ई रिक्शा कंपनी के अधिकारी बनकर पुलिस वाले अशोक यादव तक जा पहुंचे। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, अशोक यादव। फिर अधिकारियों ने कहा कि आपसे डील करने आए हैं तो आपके आईडी प्रूफ देखने हैं। इसके बाद अशोक यादव ने अपना आधार और अन्य सारे दस्तावेज दिखा दिए। सभी अशोक यादव के नाम से थे। अब पुलिस को लगा कि कहीं हम गलत आदमी के पास तो नहीं आ गए। परेशान अधिकारियों की टीम सोच रही थी कि क्या किया जाए। तभी टीम के अधिकारियों ने किशन लाल की पत्नी सुनीता को फोन किया और कहा कि शायद हम आपके पति के कातिल तक पहुंच गए हैं, क्या आप लखनऊ आ सकती हैं? जिस पर सुनीता ने हामी भर दी और वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई। अब सुनीता लखनऊ पहुंच जाती है और वहां दिल्ली पुलिस की टीम उसका सामना अशोक यादव से करवाती है। सुनीता किसी बुत की तरह उस आदमी को देखती रहती है और चंद लम्हे रुक कर कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरी मांग उजाड़ दी। ये कहकर सुनीता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। 24 साल पहले कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाला कातिल पुलिस के सामने मौजूद था। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। अशोक यादव उर्फ रामू ने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन ऐसे पकड़ा जाएगा। पुलिस की टीम सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रामू और सुनीता को लेकर वापस दिल्ली लौट आती है। अब दिल्ली में अशोक यादव उर्फ रामू को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ के दौरान रामू खुलासा करता है कि 4 फरवरी 1997 को उसने ही किशन लाल का कत्ल किया था। कत्ल की वजह पूछने पर रामू बताता है कि उस वक्त उसका हाथ बहुत तंग था। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। तभी उसे पता चला कि किशन लाल को कहीं मोटी रकम मिली है। इस बात की तस्दीक करने के बाद उसने एक पार्टी रखी और किशन लाल को वहां बुलाया। उसे शराब पिलाई और फिर उसे चाकू से गोद कर मार डाला। कत्ल के बाद उसने किशन लाल की जेब से पैसे निकाले और वहां से फरार हो गया। फरारी के दौरान रामू यहां वहां भटकता रहा। उसे पता था कि पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है, लिहाजा उसने अपने सभी रिश्तेदारों से दूरी बना ली। दिल्ली की तरफ जाना तक बंद कर दिया। फिर वो अलग अलग तरीके से रास्ते बदल बदल कर लखनऊ जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी नई पहचान और नाम बनाया। इसके बाद उसने अशोक यादव के नाम से ही सारे सरकारी दस्तावेज बनवा लिए और लखनऊ में ही बस गया। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी को भी लखनऊ बुला लिया और रामू नाम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मगर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, एक दिन वो सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस की स्पेशल टीम ने जिस तरह से इस 24 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर केस को रीओपन किया और इसमें जिस तरह से एक्शन लिया, वो भी काबिले तारीफ है। 25 साल बाद एक पत्नी को अपने पति के कातिल से इंसाफ मिला। एक माँ ने अकेले अपने बेटे को पालकर बड़ा किया
और अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, वक्त भले ही बदल जाए लेकिन इंसाफ के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर आपको यह सच्ची मर्डर मिस्ट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और एनसुनी स्टोरीज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अभिषेक गुरावा, फिर मिलूंगा एक और रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सच चाहे जितना भी पुराना हो एक दिन सामने आ ही जाता है।